हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने द हिंदू का क्लास अपने वॉइस से रिकॉर्ड करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु होंगे जो सभी एग्ज़ामों में आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मेरा क्लास पसंद आए तो आप इसे प्रमोट कीजिएगा, और ताकि मैं लगातार डेली आपके लिए मैं ये द हिंदू का क्लास लेके आ सकूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 15 दिसंबर की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला मुद्दा क्या है? बिल लाइकली सून टू रेजिग हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये क्या कहता है? एक बिल लाया गया, ठीक है, जिस बिल का नाम क्या है? द विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल, ठीक है। इसमें जो ये बिल है, ये बिल विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक भारतीय सरकार द्वारा क्या किया गया, हाल ही में लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? व्यापक विकसित भारत को जो 2047 का परिकल्पना किया गया है, इसके सभी इसके हिस्से के रूप में ये लाया गया, ठीक है। जिसमें क्या है? सभी गैर कानूनी और गैर चिकित्सक उस शिक्षा के लिए एक एकल एकीकृत मतलब नियामक का निर्माण करना है, ठीक है। जिसका इस विधेयक में मुख्य प्रावधान क्या दिया गया है, प्रोविजन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, अभी जो हाल ही में दिसंबर 2025 में विधेयक को इसकी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? पहले से 3 जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, वो पहले से 3 जो बने हुए हैं, जैसे एक यूजीसी हो गया, दूसरा हो गया एआईसीटीई और तीसरा हो गया एनसीटीआई, ठीक है। इसको प्रतिस्थापित करेगा, इसी के जगह पर ये लाया जा रहा है, ठीक है। विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण। इसमें क्या होगा कि जैसे आगे देखेंगे तो क्या है कि इसमें नए कानून में क्या दिया गया है? भारत में जो उच्च शिक्षा के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए है, उसमें उसमें उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करेगा, ठीक है। विकसित भारत शिक्षा प्राधिकरण आयोग एक गठित किया जाएगा, इसमें जिसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? जैसे क्या इसकी विशेषताएं क्या रहेगी? एक एकीकृत विनियमन बनाएगा जो उस शिक्षा के सभी कार्यों के विनियमन और मान्यता और मानक का निर्धारण करेगा। एक अम्ब्रेला स्कीम रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ताकि इसमें क्या ना आ सके, दोहराव और जटिलता को कम किया जा सके, ठीक है। इसमें और क्या दिया जाएगा? परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया किया जाएगा। इसमें जो है पहले क्या है कि अनुमानित आधारित प्रणाली से पर ये परिणामों का फोकस करता है, ठीक है। इससे हटकर क्या हो गया कि शैक्षिक में क्या क्वालिटी है, ठीक है। इसमें सीखने लर्निंग का क्या मतलब आउटकम आ रहा है, ठीक है, और शासन सुधारों पर आधारित प्रणाली को ओर ले जाएगा, ठीक। थर्ड क्या है? शक्तियों का प्रतिकरण है। इसमें हित मतलब दोनों का आपस में टकराव ना हो, हितों का टकराव ना आए, इसके लिए क्या किया गया है? वित्त जो फाइनेंस जो रहेगा इसका अलग रहेगा, इसका विभाग अलग, फाइनेंस का विभाग अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा। नेक्स्ट क्या कहा गया कि भारतीय ज्ञान जो चौथा इसका विशेषताएं हैं, ये क्या कहेगा? भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देगा। क्या करेगा कि ये आयोग जो रहेगा उस शिक्षा प्रणाली के भीतर भारतीय ज्ञान का, भाषाओं को और आर्ट का एकीकरण कर और संवर्धन के लिए एक रोड मैप विकसित करेगा। फिर 5 में क्या किया गया? इसमें कुछ पेनल्टी भी दिया गया, ठीक है। पेनल्टी के लिए क्या किया गया कि अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा जो भी शैक्षणिक संस्थान, उस पर 10 लाख से 30 लाख रुपए तक भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा, और बार बार अगर इस चीज को उल्लंघन करता है तो उसको निलंबित भी किया जाएगा। आगे फिर क्या कहा गया है कि यहाँ पे अब इसका लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? तो लाभ में देखेंगे कि ये एक सिंगल रेगुलेटरी आएगा, जिससे क्या होगा? सिंगल रेगुलेटरी से क्या होगा कि जैसे यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीआई को एक स्थान पर ले जाएगा, ठीक है, जो एक ही रहेगा। इस तीनों को मर्ज करके एक निकाय बनाएगा, जिससे क्या होगा कि शासन व्यवस्था आसान हो जाएगी
और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उसमें कमी किया जाएगा, जो लाल फीताशाही कहा जाता है। दूसरा क्या आएगा, गुणवत्ता और परिणाम सच में बढ़ावा मिलेगा, जैसे शैक्षणिक गुणवत्ता आएगी, अनुसंधान रिसर्च होगी, स्किल आएगा, रोजगार कैपेसिटी बढ़ेगी और वैश्विक मानकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरा जो है इसमें क्या 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 है, ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जैसे स्वायत्तता और लचीलापन आ गया। इससे क्या होगा, अधिक संस्थागत स्वतंत्रता मिलेगी और बहु विषय दृष्टिकोण का बढ़ावा मिलेगा। जो इसमें क्या कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का फ्रेमवर्क आया है उसमें भी ये बात को बोला गया है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी। संस्थानों और छात्रों के बीच जो हमेशा मानकों और प्रदर्शन के लिए जो ये आपस में तनाव रहता है कि मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी का कमी है, इससे क्या आएगा कि मानक और प्रदर्शन मापदंड बनाए जाएंगे, छात्रों और बीच में पारदर्शिता आएगी। पांचवा क्या है कि विकसित भारत जो 2047 का हम लोग का एक विजन है, उस विजन को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य में ये सहायता प्रदान करेगा, जिसमें क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल बनेगा, नवाचार आएगी, नॉलेज पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और चिंताएं भी हो सकती है, चिंताएं भी हैं। ठीक है, लाभ है तो उसकी भाई नुकसान तो होगी ना कोई भी चीज की। तो इसमें पहला नुकसान या चिंताएं क्या है, केंद्रीकरण और नियंत्रण ज्यादा आएगा, केंद्र का नियंत्रण बढ़ेगा, राज्य के बढ़ते नियंत्रण को और शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी आएगी, क्योंकि एक जैसे एक सिर्फ रहेगा कोई भी चीज तो उसका मोनोपोली आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या, केंद्र का राज्य के बढ़ते नियंत्रण पर रोक लगाएगी, शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी आएगी और संभावित है कि राजनीतिक प्रभाव का भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि व्यवसायीकरण आएगी, कॉमर्शियलाइजेशन होगा, संस्थानों द्वारा क्या होगा, गुणवत्ता की तुलना में रैंकिंग पे जोर दिया जाएगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का, किसी इंस्टीट्यूशन का अगर रैंकिंग सही है तो उसमें ज़्यादातर लोगों का वहाँ पे फोकस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि इससे प्राथमिकता देने पर जोखिम बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, परिणाम उस शुल्क बढ़ेगा, मतलब हाई फी लगेगी, जिसके कारण लोन लेना पड़ेगा, कुछ लोगों की पहुंच में भी कमी आ जाएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में पहुंच नहीं पाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह का और टेंशन रहेगा। कार्यान्वयन फिर दूसरी थर्ड क्या चुनौती आएगी, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां भी आ सकती है, जैसे संक्रमण संबंधी मुद्दे, संभावित नौकरशाही बाधाएं आ जाएगा, समान लाभ सुनिश्चित करना असंभव हो जाएगा, ध्यान का केंद्र बिंदु बिंदु सिर्फ परिवर्तन पे आ जाएगा, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा, सिर्फ यह वैश्विक मानदंडों और परिणामों पर अत्यधिक जोर देने लगेगा। शिक्षकों और छात्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे निगरानी में वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक बोझ बढ़ेगी, नौकरशाही की असुरक्षा संभावना होगी। तो इसमें ओवरऑल आपकी सारी चीज बता दिया गया है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी बताया गया है आपको। अब आप नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं। नेक्स्ट मुद्दा क्या कहता है, कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। इसमें क्या है, फ्री स्पीच के बारे में कहा जाता है कि कोर्ट्स को क्या करता है, सुरक्षा करना है, ना कि विनियमन करना है। ठीक है, आगे मुद्दा देखते हैं कि मुद्दा क्या है, अदालत क्या कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे विनियमित करना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है कि विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और नुकसान को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के संबंध में ये संदर्भ में क्या है, ये मुद्दा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो फ्री स्पीच जो हमारा दिया गया है, ये संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है, तो ये पहले मुख्य संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो अनुच्छेद एक कहता है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया है, जो राजनीतिक चर्चा और आत्मपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि ये अब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, यह अधिकार क्या है, यहाँ पे निरपेक्ष नहीं है,
संविधान राज्यों के विशिष्ट व्यापक आधारों पर कानून के माध्यम से क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। कब-कब लगाया जा सकता है कि जब मान लो भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर खतरा है, राज्यों के सुरक्षा पे खतरा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पे खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता, नैतिकता का हनन हो, न्यायालय की अवमानना या मानहानि किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए अगर किया जाता है, अगर वाक्य वैसा बोला जाता है तो उस पे रोक लगाया जा सकता है। अब जुडिशियल अप्रोच क्या बताता है, ठीक है? जुडिशियल अप्रोच क्या बताता है आपका? संरक्षण बनाम विनियम के करने के लिए, ठीक है? तो न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना हो गया, दूसरे के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बीच संतुलन करता है, ठीक है? अ, आप ये कहा जाता है कि न्यायालय ऐसा काम करता है कि किसी के बोलने पे भी रोक नहीं लगा सकता, ठीक है? और किसी के बारे में बोलने पे भी रोक लगा सकता है, ठीक है? आपके बोलने पे रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है, ठीक है? वही लिमिटेशन का ये बीच में जो बैलेंस करने का काम कौन करता है? न्यायालय हमारा करता है, कोर्ट करता है, ठीक है? इ इ यहाँ पे कहा गया है कि नियमन की अनुमति जो होती है, हालाँकि मतलब रेगुलेटरी की अनुमति है, हालाँकि न्यायालय कुछ मामलों में नियमन की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन तो देता है, संरक्षण सुरक्षा देगा, लेकिन यहाँ पे नियमन का भी बात कहा गया है, ठीक है, कुछ मामलों में। जैसे क्या है कि तर्क है कि जब श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जो वाद आया था, इसमें क्या कहा गया था कि जो आईटी एक्ट होता है 66 आईटी एक्ट 66 सेक्शन 66 ए का जो है अपमानजनक ऑनलाइन द्वारा जो अपराध संदेश भेजा जाता था उसे अपराध घोषित किया, जिससे क्या हुआ कि आर्टिकल 92 का सूचीबद्ध विशेष प्रतिबंधों का अंतर्गत नहीं आता था। अगर ये 92 के अंतर्गत आता, ठीक है, 92 के अंतर्गत अगर आता तो इसमें क्या होता है कि ये आपका नहीं रोका जाता, ठीक है। अब हेट स्पीच आप फैला रहे हैं तो ये भी कानून है, आईपीसी 499 400 500 में दिया गया, आईपीसी सेक्शन 153 ए में भी दिया गया है, आपका ये बनाया गया, ठीक है। अब हाल ही में टिप्पणी और इसके दोनों भूमिकाओं के बीच के उजागर क्या-क्या करता है। जैसे ऑनलाइन उपयोगकर्ता जो कंज्यूमर है, सामग्री विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है, ये बात कह रहा है। इसमें चर्चा किया गया है। सामग्री को बयान करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने की निर्देश दिया गया है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कमज़ोर व्यक्ति जैसे विकलांग व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा जो आर्टिकल आर्टिकल 21 में हम लोग का गरिमा की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। आलोचकों का भी तर्क है कि कुछ अदालत कार्रवाई जैसे कि वैध वैध लेकिन लोकप्रिय भाषण के लिए माफ़ी माँगने का आदेश देना या प्रतिबंध के लिए आहूत भावनाओं का मानदंड के रूप में उपयोग करना संवैधानिक स्वतंत्रता की मजबूती से रक्षा के बजाय भाषण को प्रतिबंध करता है। जैसे कुछ भी हो, मान लिया कि कुछ अगर निर्णय दिया, उस पर लोगों का विचार है, वो तो अभिव्यक्त करने का, लेकिन इस पे भी कभी-कभी वो अवमानना का अपने कोर्ट का डिफेमेशन के तौर पे कोर्ट देखता है, तो इस पे भी रोक लगा देता है, ठीक है? तो इसी के बारे में कहा गया। अब इसका लास्ट जो है, लास्ट में क्या कहा जा सकता है कि जो भी जो कानून है, उसका क्या है, न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से मतलब कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों या सार्वजनिक हितों के आधार का उल्लंघन करने पर उचित परिणाम को भी वैध भी ठहराते हैं। यह बहस मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि डिजिटल युग में उचितता की सीमा कहाँ तक खींची गई है, रीजनेबल क्या है इसमें, इस पे जोर दिया गया। तो थैंक यू कंपटीटर्स। अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को पेज से जुड़ें। जैसे मेरा चैनल का नाम वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी है, और इस पे जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें, तथा कैसी लगी आप ये इसमें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।